आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि सीक्वेंस में पीक किस चीज़ को कहते हैं और फिर हम इसकी मदद से प्रूफ करेंगे मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम क्या कहता है कि एवरी सीक्वेंस जो कि आर में हो हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। रियल नंबर्स की हर सीक्वेंस की एक मोनोटोन सब सीक्वेंस ज़रूर मिल जाया करती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि पीक किस चीज़ को कहते हैं सीक्वेंस के अंदर। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास xn एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है। इस सीक्वेंस में से हमने एक टर्म ली xm, इस टर्म xm को हम कहेंगे वो सीक्वेंस की पीक है। सीक्वेंस की एक टर्म को सीक्वेंस की पीक कहेंगे। कब कहेंगे? अगर वो टर्म उस सीक्वेंस की उसके बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर आर इक्वल हो। अगर सीक्वेंस की ये टर्म xm ग्रेटर आर इक्वल हो सीक्वेंस की उन सारी टर्म्स xn से जिनका नंबर m या m से बड़ा है। एक टर्म सीक्वेंस की पीक कहलाएगी अगर वो टर्म xm सीक्वेंस की बाकी टर्म्स xn जिनका नंबर m या m से बड़ा है उनसे ग्रेटर आर इक्वल हो। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो हम देखने लगे हैं वो सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3 और सो ऑन। सबसे पहले मैं चेक ये करना चाहता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या वो पीक है। इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है। क्या ये बाकी सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल है? बाकी सारी टर्म्स 1/2, 1/3, 1/4 और सो ऑन बिल्कुल x1 जो कि 1 के इक्वल है। ये सीक्वेंस की उन सारी टर्म्स xn जिनका नंबर 1 या 1 से बड़ा है उनसे ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म जो है सीक्वेंस की ये इस वक्त इस सीक्वेंस की पीक है। इसी तरह से अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म जो है वो सीक्वेंस की पीक है या नहीं। इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म जो है वो 1/2 है। क्या ये 1/2 जो है इस सीक्वेंस की बाकी टर्म्स के मुकाबले में जो इसके बाद आ रही हैं या इसके इक्वल वाली टर्म्स के मुकाबले में ग्रेटर इक्वल है? यकीनन जब हम टर्म का नंबर वही लेंगे x2 को x2 से कंपेयर करेंगे तब तो x2 ग्रेटर इक्वल टू x2 ही आएगा। असल कंपैरिजन हमने किसके लिए करना है? सेकंड टर्म के बाद वाली टर्म्स के लिए। टर्म नंबर 3 1/3 1/2 से लेस है। टर्म नंबर 4 जब लेंगे 1/4 वो भी 1/2 से लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस सीक्वेंस की हर वो टर्म जिसका नंबर 2 या 2 से बड़ा है वो x2 से लेसर इक्वल है। x2 इसके बाद वाली सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है x2 जो है वो इस सीक्वेंस की पीक है। x3 के बारे में क्या ख्याल है? x4 के बारे में क्या ख्याल है? जी x3, x4, x5 बाकी सब टर्म्स भी इस सीक्वेंस की पीक हैं। इस सीक्वेंस की हर टर्म ही इसकी पीक है। जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या हर सीक्वेंस में ही ऐसा होगा? ज़रूरी नहीं है। इस सीक्वेंस में एक ख़ास बात है। यह सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की हर टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है। ऐसी सीक्वेंस जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी उसकी हर टर्म ही उसकी पीक होगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या इसकी पीक है। इसकी जो फर्स्ट टर्म x1 1 के इक्वल है क्या वो बाकी सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो सेकंड टर्म से ही ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x1 जो है ग्रेटर इक्वल टू xn कहना सीक्वेंस की सारी टर्म्स n के लिए जिनका नंबर 1 या 1 से बड़ा हो मुमकिन नहीं है। x1 के लिए तो हम कह सकते हैं कि x1 ग्रेटर इक्वल टू x1 है, लेकिन उसके बाद वाली किसी भी टर्म के लिए ये कहना मुमकिन नहीं है। अगर हम देखना ये चाहते थे कि ये टर्म जो फर्स्ट है ये पीक नहीं है तो मुझे बस इतना सा चेक करना था कि ये सीक्वेंस की बाद वाली टर्म्स में से कम किसी एक से लेस हो जाए, ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रही हो। लेकिन ये तो इसके बाद वाली सारी टर्म से ही ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसकी टर्म जो 1 है वो इसकी पीक नहीं है।
इसकी सेकंड टर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म पीक है? क्या सेकंड टर्म उसके बाद वाली सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो इसकी सेकंड टर्म है 2, वो बाकी टर्म्स xn से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन जब n ग्रेटर इक्वल टू 2 हो तमाम n के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है। n इज इक्वल टू 2 के लिए तो कर रही है, लेकिन n 3, 4, 5 वगैरह के लिए नहीं कर रही है। तो x2 जो है वो भी इसकी पीक नहीं है। x3, x4, x5 वगैरह के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसकी कोई टर्म भी इसकी पीक नहीं है। क्या हमेशा ऐसे होगा कि एक सीक्वेंस में कोई भी टर्म पीक नहीं होगी? नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होगा। इस सीक्वेंस में ख़ास बात है, ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कभी भी पीक नहीं मिलेगी। तो इनफैक्ट इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म पीक नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसी सीक्वेंस की देखते हैं जिसमें कुछ टर्म्स उसके पीक हैं और कुछ टर्म्स पीक नहीं हैं। सीक्वेंस है मेरे पास sin n π/2। अगर मैं इसमें n को 1 लूँ तो इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है x1 वो sin π/2 के इक्वल है और sin π/2 1 के इक्वल है। अगर मैं इसकी सेकंड टर्म लूँ वो sin π बनती है और sin π जो है वो 0 के इक्वल होता है। थर्ड टर्म लूँ x3 तो वो sin 3π/2 बनती है और sin 3π/2 हमें मालूम है -1 के इक्वल है। और x4 टर्म ली जाए वो sin 4π/2 यानी sin 2π और sin 2π 0 होता है। इस सीक्वेंस में बेसिकली यही पैटर्न चल रहा है, 1 0 -1 0, फिर इसी तरह से। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म के बारे में सोचना चाहूँ, क्या ये पीक है? फर्स्ट टर्म 1 है, क्या ये बाकी सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल है? जी बिल्कुल। जो फर्स्ट टर्म मेरे पास x1 sin π/2 है, 1 है, हमें मालूम है साइन का आंसर कभी भी 1 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। बाकी जब कि किसी टर्म का साइन हल करेंगे तो वो इससे लेसर इक्वल ही आएगा। x1 जो है वो बाकी सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल है, ये इसकी पीक है। इसकी जो सेकंड टर्म है क्या वो पीक है? जो सेकंड टर्म है 0, क्या इसके बाद वाली सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई करती है? नहीं, ये x3 से ग्रेटर इक्वल है, x4 से भी ये ग्रेटर इक्वल है। लेकिन x5 की जब आप बात करें, x5 इसमें दोबारा से 1 आ जाएगा। ये टर्म जो है 0 सेकंड टर्म, ये फिफ्थ टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये इसकी पीक नहीं है। इस तरह से x3 भी पीक नहीं है, x4 भी पीक नहीं है। और x5 की बात करेंगे तो x5 भी इसकी पीक है, क्योंकि x5 एक दफ़ा फिर 1 के इक्वल है और साइन का मैक्सिमम आंसर 1 ही आ सकता है। ये बाकी सारी टर्म्स से जो 5 के बाद आ रही हैं उनसे ग्रेटर इक्वल है, ये भी पीक है। इस सीक्वेंस में कुछ टर्म्स पीक हैं और कुछ टर्म्स पीक नहीं हैं। जो टर्म्स पीक हैं वो तादाद में कितनी हैं आपके ख्याल में? x5 के बाद गेस करें कौन सी टर्म इसकी पीक आएगी? मेरा ख्याल है x5 के बाद x9 पीक आएगी, x9 के बाद x13 पीक आएगी और सो ऑन। इसकी पीक्स की तादाद इन्फिनिट है। पहली सीक्वेंस हमने जो एग्जांपल में ली उसकी हर टर्म ही पीक थी, यानी इन्फिनिट पीक्स थी। सेकंड सीक्वेंस जो हमने एग्जांपल में ली उसमें कोई भी पीक नहीं है। थर्ड सीक्वेंस जो हमने एग्जांपल में ली उसमें कुछ टर्म्स पीक हैं, कुछ पीक्स नहीं हैं, लेकिन जो पीक्स हैं उनकी तादाद इन्फिनिट है। क्या हमेशा ऐसा होगा कि सीक्वेंस में जब भी आपको पीक्स मिलें उनकी तादाद इन्फिनिट हो? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक ऐसी सीक्वेंस की है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सीक्वेंस है -1 1 -1/2 1/2 -1/3 -1/4 -1/4 के बाद -1/5 -1/6 और सो ऑन। इसकी जो फर्स्ट टर्म -1 है, क्या वो बाकी नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही। जो x1 हमारे पास इस वक्त -1 है, ये x2 से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। पीक उस वक्त होती है जब कोई टर्म सीक्वेंस की
हर नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर इक्वल हो, लेकिन ये x1 हर नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो ये पीक नहीं है। जो x2 है इसमें वो 1 है, और 1 जो है इस वक्त वो बाकी सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल है। इसका मतलब है x2 इस सीक्वेंस में पीक है। तो क्या x3 इस सीक्वेंस की पीक है? x3 यहाँ -1/2 के इक्वल है। क्या ये इसके बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? याद रहे, अगर ये रियल लाइन पर 0, ये -1, यहाँ कहीं -1/2, यहाँ -1/3, इससे आगे -1/4, यहाँ 1/2, और इस तरह से नंबर्स होते हैं। जो सीक्वेंस में x3 -1/2 है, इससे नेक्स्ट टर्म 1/2 से ग्रेटर इक्वल है? बिल्कुल नहीं। याद रहे, रियल लाइन पे लेफ़्ट साइड वाले नंबर छोटे और राइट साइड वाले नंबर बड़े होते हैं। इससे नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास -1/3, क्या x3 इससे ग्रेटर इक्वल है? इससे भी ग्रेटर इक्वल नहीं है। x3 जो है वो बाद वाली बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जिनसे ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो x3 इसमें पीक नहीं है। जो इसमें x4 है वो 1/2 के इक्वल है। वो 1/2 जो है वो इसके बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी हमारे पास x4 जो है वो उन तमाम सीक्वेंस की टर्म्स xn से ग्रेटर इक्वल है जिनका नंबर 4 या 4 से बड़ा है। ये भी एक पीक है। क्या इसके बाद जो x5 -1/3 है वो पीक है? -1/3 जो है इससे नेक्स्ट टर्म -1/4 से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बल्कि इसके बाद कोई भी टर्म बाकी सारी नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। इस सीक्वेंस के अंदर एक्चुअली बस यही 2 पीक्स हैं। तो हमने ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें हमारे पास जो है फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हैं। हमने पीक डिफाइन की है सीक्वेंस के अंदर। पीक सीक्वेंस की उस टर्म को कहते हैं जो उससे नेक्स्ट टर्म से ग्रेटर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। पीक्स बाज़ सीक्वेंस में इन्फिनिट होती हैं, बाज़ कोई भी नहीं होती, बाज़ सारी टर्म्स पीक्स होती हैं, बाज़ ऐसा होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पीक होती हैं। पीक की इसी डेफिनेशन को और पीक से रिलेटेड यही जो बातें हमने नोट की हैं, इनकी मदद से हम नेक्स्ट थ्योरम करने लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम इसको मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? अगर आपके पास एक सीक्वेंस xn है रियल नंबर्स की, देन आपको इसमें मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल जाएगी। आपको किसी भी रियल नंबर की सीक्वेंस में ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाएगी जो मोनोटोन हो। उसके लिए हम याद कर लेते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस किसको कहते हैं, सब सीक्वेंस किसको कहते हैं। हम सबसे पहले याद करने लगे हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर इक्वल हो उसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, और ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल हो उसे डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। और अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई सी भी हो, हम उसको मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ हमने प्रूव ये करना है कि सीक्वेंस की मोनोटोन सब सीक्वेंस मिलेगी। सब सीक्वेंस क्या होती है? अगर हमारे पास एक सीक्वेंस xn है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर मिल जाती है कि जब आप सीक्वेंस की टर्म नंबर xn1, xn2, xn3 लेते हैं, जिनमें n1 छोटा, n2 बड़ा, n3 और बड़ा हो, तो जो एक सीक्वेंस बनती है जिसमें इस सीक्वेंस की इन्फिनिट टर्म्स आ रही होती हैं, उसको हम सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कहा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, हमने एक सब सीक्वेंस ढूंढनी है। यानी हमने इसमें से कुछ टर्म्स लेनी हैं, तादाद में वो इन्फिनिट हों, और वो जो सब सीक्वेंस बने वो मोनोटोन बने। मोनोटोन बने किस तरह की मोनोटोन बने? क्या मोनोटोन इंक्रीजिंग बने, क्या मोनोटोन डिक्रीजिंग बने, ये हमने ढूंढनी है। बहरहाल एक सीक्वेंस, चाहे हम मोनोटोन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ दें, चाहे हम मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ दें। अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो इसमें ज़रूर एक सब सीक्वेंस होगी जो मोनोटोन होगी। हम कैसे ढूंढेंगे ये सीक्वेंस? ये सीक्वेंस ढूंढने के लिए
हम ढूंढेंगे सीक्वेंस के अंदर पीक्स। अगर फ़र्ज़ करें हमें इसमें x10 पीक मिल जाती है, इसका मतलब है x10 बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल है। उसके बाद जो बाकी टर्म्स हैं उनमें पीक ढूंढें। उनमें अगर हमें कोई पीक मिल जाती है तो वो x10 से लेसर इक्वल होगी, लेकिन बाकी सारी टर्म्स से आगे वाली से ग्रेटर इक्वल होगी। उससे आगे भी अगर हमें एक पीक मिल जाती है, इस प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखें, यानी हम सीक्वेंस के अंदर पीक ढूंढना शुरू करें। अगर हमें एक पीक मिल जाए, फ़र्ज़ करें टर्म नंबर n1 जो है यानी xn1 वो पीक है, तो xn1 सीक्वेंस की बाकी अगली सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल है। इसके बाद बाकी जो टर्म्स बची हैं उनमें से पीक ढूंढना शुरू करें। अगर आपको उनमें से पीक मिल जाती है और वो सीक्वेंस की टर्म नंबर n2 है, यानी xn2 जो है वो पीक है। एक तो याद रहे, ये जो n2 नंबर आपको मिलेगा इसके बाद वाली टर्म्स में से ढूंढ रहे थे, तो n2 n1 से ग्रेटर होगा, और चूंकि xn1 पीक है तो इसके बाद वाली टर्म इससे लेसर इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर xn2 आपको पीक मिल गई है, इसका मतलब है ये इसके बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर इक्वल है। इससे बाद वाली टर्म्स में अब कोई पीक ढूंढें। अगर आपको इस तरह से पीक्स मिलती चली जाएं, उसके बाद xn3 मिल जाएगी, उसके बाद xn4 मिल जाएगी, हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल होगी। ये जो हमारे पास मिलती ही चली जाएं, अगर पीक्स इन्फिनिट पीक्स मिल जाएं, तो इन्हीं पीक्स की मदद से आप सब सीक्वेंस बना लें। तो वो सब सीक्वेंस देखें, हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है, वो सब सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। और अगर फ़र्ज़ करें ये पीक्स किसी स्टेप पे पहुंचकर मिलना ख़त्म हो जाएं, फिर क्या होगा? फिर भी हमें कोई ना कोई मोनोटॉनिक सीक्वेंस ढूंढ कर देनी है, लेकिन उस बात को ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसी बात को लिख लेते हैं कि अगर हमें सीक्वेंस में पीक्स मिलती चली जाएं, कभी भी ख़त्म ना हो, इन्फिनिट पीक्स मिल रही हों, तो उन्हीं पीक्स को तरतीब के साथ इकट्ठा कर लें और सब सीक्वेंस बना लें जो एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगी। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इसका प्रूफ दो केसेस में करेंगे। इन दो केसेस में कि जो हमारे पास पीक्स हैं वो इन्फिनिट हैं या फाइनाइट हैं। केस 1 में हम करने लगे हैं अगर xn हैज़ इन्फिनिटली मैनी पीक्स, जो सीक्वेंस है उसमें पीक्स तादाद के अंदर इन्फिनिट हैं, इन्फिनिट पीक्स हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आपने पहली पीक ढूंढी वो xn1 थी, वो अगली सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल थी, हमें एक नेचुरल नंबर n1 मिल गया। उसके बाद वाली टर्म्स में से फिर हमने पीक ढूंढी, जो पीक मिली वो xn2 थी, तो हमें एक नेचुरल नंबर n2 मिल गया, और ये जो नेचुरल नंबर n2 मिला ये n1 से बड़ा है क्योंकि हमने इसके बाद वाली टर्म्स में से पीक ढूंढी है। उसके बाद हमने मज़ीद बाद वाली टर्म्स में से पीक ढूंढी। फ़र्ज़ करें वो पीक हमें xn3 मिली है, तो हमें एक नेचुरल नंबर n3 मिल गया, और सो ऑन। अगर हमें पीक्स मिलती जा रही हैं तो हमें ये नेचुरल नंबर्स मिलते चले जा रहे हैं जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस में इन्फिनिटली मैनी पीक्स हैं तो हमें मिल रही है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस नेचुरल नंबर्स की, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल रही है एक सब सीक्वेंस xn1, xn2, xn3 सो ऑन। सब सीक्वेंस हमें मिल रही है xnk जो कि सीक्वेंस की पीक है। बाय डेफिनेशन ये जो पीक है हमारे पास xnk, वो बाकी सारी टर्म्स xn से ग्रेटर आर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और चूंकि nk+1 nk से बड़ा है, जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ कहीं xnk+1 आ जाएगा। xnk जो है वो xnk+1 से ग्रेटर आर इक्वल हो गई। ये जो हमारे पास सब सीक्वेंस बनी है xn के सब सीक्वेंस में जो k+1 टर्म है वो हमेशा k टर्म से लेसर इक्वल है, और हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है, यानी हमारे पास xnk जो है वो डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ xn है। तो हमने ढूंढ ली है xn की एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। कैसे ढूंढी है? हमने सीक्वेंस में पहली टर्म को चेक किया, दूसरी टर्म को चेक किया, तीसरी टर्म को चेक किया। फ़र्ज़ करें हमें टर्म नंबर n1 हमें मिल गई कि वो सीक्वेंस की पीक है। टर्म नंबर
xn1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नेचुरल नंबर n1 मिल गया। उसके बाद वाली टर्म्स में से पीक ढूंढी, फ़र्ज़ करें वो xn2 थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर नेचुरल n2 मिल गया जो n1 से बड़ा है। इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रखा, हमें नेचुरल नंबर्स की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस n मिल गई और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पीक से जनरेट होने वाली सब सीक्वेंस xnk मिल गई, जिसमें हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेसर इक्वल है, यानी डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गई। ये उस केस में प्रूफ कर लिया हमने अगर हमें सीक्वेंस में इन्फिनिट पीक्स मिलती हैं। अगर हमें इन्फिनिट पीक्स ना मिलें तो फिर कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हमें इन्फिनिट पीक्स नहीं मिलती हैं तो केस 2 में हम यही डिस्कस करने लगे हैं कि अगर फाइनाइटली मैनी पीक्स हों या कोई पीक ना हो, तो ऐसी सूरत में हम करेंगे ये कि जहाँ तक पीक्स मिल रही हैं आखिरी पीक के बाद वाली टर्म्स में से सब सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। पीक्स के बाद वाली टर्म्स में से फ़र्ज़ करें हमें जो पीक्स मिल रही हैं वो तादाद में फाइनाइट हैं। उनमें पहली पीक xm1 है, दूसरी पीक xm2 है और लास्ट पीक xmr है। इनको हमने अरेंज कर लिया है तरतीब के अंदर कि m1 सबसे पहली पीक जो मिली है, m2 उसके बाद वाली टर्म्स में से जो पीक मिली है और mr। इसका मतलब है अब इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की उनमें कोई पीक नहीं है। S1 हम कह रहे हैं mr+1 को, अगर हमें फाइनाइट पीक्स मिली हैं और अगर हमें कोई पीक भी नहीं मिल रही, ज़ीरो पीक मिल रही है, तो हम 1 को ही S1 कह लेंगे। अगर हमें mr पीक्स मिली हैं और तरतीब के अंदर xmr जो है वो लास्ट पीक है तो mr+1 को हमने S1 कह लिया। और अगर हमें पीक कोई भी नहीं मिली है तो S1 हमने 1 को कह लिया। अब जो S1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के अंदर जो टर्म xn1 है वो पीक नहीं है। पीक होने का मतलब होता है कि ये बाद वाली सारी टर्म्स से ग्रेटर और इक्वल है। पीक ना होने का मतलब है, सारी का उल्ट याद रहे, देयर एग्जिस्ट। पीक ना होने का मतलब ये है कि जो टर्म नंबर S1 है यानी टर्म xn1 ये बाद वाली किसी एक टर्म से ग्रेटर और इक्वल की बजाय लेस हो गई है। इसका मतलब है हमें एक मिल रहा है एक नेचुरल नंबर S2 के टर्म नंबर xn1 जो है वो S2 से ग्रेटर और इक्वल नहीं बल्कि लेस हो गई है। हमें सीक्वेंस के अंदर दो टर्म्स मिल गई हैं, एक xs1 एक उसके बाद xs2 के xs1 जो है वो xs2 से लेस है। जो टर्म xs2 है क्या ये पीक है? नहीं, ये भी पीक नहीं है, क्योंकि जितनी भी पीक्स थी उनके बाद वाली टर्म्स की अब हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास टोटल r पीक्स थी और लास्ट पीक सीक्वेंस की टर्म नंबर mr थी यानी xmr थी, तो हम उसके बाद वाली टर्म्स की बात कर रहे हैं। S1 उसके फ़ौरन बाद वाली टर्म है और अगर कोई पीक नहीं थी तो S1 1 है। बहरहाल पीक्स इस टर्म के बाद सीक्वेंस में मौजूद नहीं है। S2 जो है वो भी पीक नहीं है। अगर ये पीक नहीं है, पीक होती तो सीक्वेंस की बाद वाली सारी टर्म से ग्रेटर इक्वल होती। इसका मतलब है ये पीक नहीं है, तो इसके बाद कम से कम एक ऐसी टर्म है जिससे ये टर्म xs2 लेस हो गई है। वो जो टर्म है उसका नंबर फ़र्ज़ कर लेते हैं वो S3 है और xs2 जो है वो xs3 से लेस है। ये नंबर S3 S2 के बाद है। बाद वाली टर्म में से हमें एक ऐसी टर्म मिली है कि xs2 उस xs3 से ग्रेटर इक्वल नहीं बल्कि लेस हो गई है। तो हमें सीक्वेंस में एक और टर्म मिल गई है xs3 जो कि xs2 से बड़ी है। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। चूँकि xs3 भी हमारे पास पीक नहीं है तो ये भी इसके बाद वाली टर्म्स में से कम किसी एक से छोटी होगी। ये इसके बाद वाली जिस टर्म से छोटी होगी उसको हम xs4 कह लेते हैं। हमें जो S1, S2, S3 नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं वो इस रिस्ट्रिक्शन के साथ मिल रहे हैं कि हर नेक्स्ट नेचुरल नंबर प्रीवियस से ग्रेटर है। यानी हमारे पास Sk जो है
वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बन रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सीक्वेंस की सब सीक्वेंस XSK मिल रही है जो कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। इन्हीं बातों को लिख लेते हैं, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स मिल जाएगी। इस तरह से मिलेगी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंगली जब आप सीक्वेंस में टर्म्स बनाएंगे तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी। तो हमारे पास जो सीक्वेंस की सब सीक्वेंस XSK बन रही है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमें सीक्वेंस में एक सब सीक्वेंस मिल गई है जिसकी हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर सीक्वेंस में पीक्स की तादाद फाइनाइट हो या पीक्स हो ही ना, तो जहाँ पर पीक्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद वाली पहली टर्म कंसिडर कर लें XS1 और उसके बाद वो टर्म सीक्वेंस में से ढूंढ लें जिससे XS1 ग्रेटर इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, उसको XS2 कह लें। और फिर चूंकि XS2 पीक नहीं है तो ये भी इसके बाद वाली टर्म्स में कम से कम किसी एक से छोटी होगी, उस टर्म को XS3 कह लें और सो ऑन। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें तो हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स मिलती चली जाएगी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस XSK मिल जाएगी XN की। तो हमने दोनों केसेस में अगर सीक्वेंस के अंदर पीक्स हों इन्फिनिट तादाद में तब भी हमने एक सब सीक्वेंस ढूंढ ली है जो मोनोटॉनिक है, और अगर सीक्वेंस में पीक्स की तादाद फाइनाइट हो तब भी हमने एक सब सीक्वेंस ढूंढ ली है जो मोनोटॉनिक है। इन्फिनिट के केस में हमने ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढी है जो डिक्रीजिंग है, और फाइनाइट पीक्स के केस में या नो पीक के केस में हमने एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढी है जो इंक्रीजिंग है। बहरहाल सीक्वेंस कोई सी भी ले लें आप रियल नंबर्स की, उसमें इन्फिनिट पीक्स हों या उसमें फाइनाइट पीक्स हों, हमें उसकी एक सब सीक्वेंस मिल जाती है जो मोनोटॉनिक होती है, वो इंक्रीजिंग मिले या डिक्रीजिंग मिले। हमने हर पॉसिबिलिटीज़ में ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढ दी है। तो हमने प्रूव कर लिया है थ्योरम को। हमने प्रूव कर लिया है कि जब भी आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो तो आपको उसमें एक ऐसी सब सीक्वेंस ज़रूर मिल जाएगी जो मोनोटॉनिक हो, वो चाहे मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग वाली मिले और चाहे आपको मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग वाली मिले। हमने ये थ्योरम इस बात को डिफ़ाइन करके प्रूव किया है कि सीक्वेंस के अंदर पीक किस टर्म को कहते हैं। इसी तरह से जैसे हमने पीक डिफ़ाइन करके सीक्वेंस में मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस ढूंढी है, आप इसके उल्ट भी सोच सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि एक ऐसी टर्म डिफ़ाइन की जाए जो बाद वाली सारी टर्म से लेस और इक्वल हो। आप उसका कोई नाम रख लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसी तरह से कि अगर उन टर्म्स की तादाद इन्फिनिट हो तो एक सब सीक्वेंस ढूंढ लें, और अगर उन टर्म्स की तादाद फाइनाइट हो तो एक सब सीक्वेंस ढूंढ लें। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ किया है। आज हमने ये प्रूफ किया है कि किसी भी रियल नंबर्स की सीक्वेंस की आपको मोनोटॉनिक सब सीक्वेंस मिल जाया करती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद रिजल्ट्स करेंगे आने वाले दिनों में।